हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। आज से हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं या इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। CBSE बोर्ड में क्लास 12 अकाउंटेंसी में ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। नाउ तो ये होता क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एंड और मेंबर्स एट्सेट्रा, नॉट विद द पर्पस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है, और लेकिन इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है परंतु सर्विसेज प्रदान करना है। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर देखें तो क्या हो सकते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एट्सेट्रा। मैंने यहाँ गवर्नमेंट इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि स्कूल, लाइब्रेरी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, क्लब्स वगैरह जो हैं, जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेटअप होते हैं सर्विसेज प्रदान करने के लिए, मीन्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स और टू द पब्लिक, एंड देयरफॉर दे आर मेंटेन्ड और रन ऑन नॉन फॉर प्रॉफिट बेसिस। वो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनके पास भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अपने इनकम को सर्विसेज प्रदान करने में ही खर्च करते हैं और अपने आप को मेंटेन भी करते हैं। तो मेंटेनेंस में क्या खर्च है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें बहुत सारे सैलरीड पीपल भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, तो उनको भी सैलरी देना है, प्रीमाइसेस का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टेशनरी है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो इनके इनकम से ही पे किए जाते हैं, और जो प्रॉफिट बच जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ही काम आता है। लेकिन कभी भी सर्विसेज को इतना कॉस्टली नहीं रखा जाता क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण प्रॉफिट कमाना नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ लीगल एंटाइटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं वो और ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, देयरफॉर इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेकेंड, इनका पर्पस जो है वो कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सर्विसेज को बढ़ावा देना है और लोगों की और या अपने मेंबर्स की सहायता करना है, हेल्प करना है, सर्विसेज देना है। थर्ड है, ये एक चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को बिलोंग नहीं करता, ये कलेक्टिवली सोसाइटी को बिलोंग करता है, और इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है परंतु सर्विसेज प्रदान करना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनका कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजमेंट कमिटी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशंस आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स एंड डोनर्स एज एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। इनके पास बहुत सारे ऐसे माध्यम रहते हैं जिनके माध्यम से इनको इनकम जनरेट होता है। बहुत सारे इनकम तो इनके मेंबर्स ही दे देते हैं, और बहुत सारे पेट्रन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को प्रमोट करने के लिए वो डोनेशंस वगैरह भी देते रहते हैं।
और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनाया जाता है, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल है। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 डॉक्यूमेंट्स बनाना है। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक ही है। कैश बुक को ही हम यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पैसे जब मिलते हैं और पैसे जब खर्च किए जाते हैं तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जितने भी रकम मिलती है उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखना है, और जो भी पेमेंट करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, वो क्रेडिट में लिखना है। इसमें हमें ये नहीं देखा जाता कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा है कि नहीं है। अगर आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉजिक और रीजनिंग लगाते हैं वही लॉजिक और रीजनिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लगाएंगे, और ये स्ट्रिक्टली 12 मंथ्स के लिए बनता है। चाहे एक्सपेंडिचर और इनकम का पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, या मिला हो या ना मिला हो, पूरे के पूरे 12 महीने का हिसाब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देना रहता है। और लास्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी 2 बैलेंस शीट हो सकता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि किन आइटम्स को हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, या बैलेंस शीट में लिखेंगे, और अगर बैलेंस शीट में लिखेंगे तो उसे ओपनिंग में लिखेंगे कि क्लोजिंग में लिखेंगे। तो हमको यहाँ इस बात को समझना है कि सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में अगर हम समझें, जैसे कि कैपिटल इन नेचर एंड रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल इन नेचर एंड रेवेन्यू इन नेचर का मतलब ये है कि रेवेन्यू नेचर्ड इनकम और एक्सपेंडिचर वो हैं जो स्ट्रिक्टली इसी फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 मंथ्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर वो हैं जो बियॉन्ड 12 मंथ्स हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म इनकम और एक्सपेंडिचर हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि परचेज ऑफ लैंड है तो परचेज ऑफ लैंड जो है वो कैपिटल इन नेचर है, एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हम कहें सैलरी पेड तो सैलरी पेड रेवेन्यू इन नेचर है। तो इस तरीके से सारे टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। और अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में जगह मिलेगी, और अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जगह मिलेगी। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सिर्फ ये देखना है कि पैसा मिल रहा है तो डेबिट की तरफ लिखना है और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट की तरफ लिखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, वेदर इट इज़ कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू इन नेचर। Now let us see accounting treatment of important items of NPO. NPO means not for profit organization. इस चैप्टर में कुछ ऐसे नए वर्ड्स हैं या ऐसे टर्म्स हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसे कि पिछले साल में क्लास 11th में जो कुछ भी हमने सीखा है वो उन्हीं के जैसे ही हैं, लेकिन इनके नाम जो हैं वो नए हैं। तो हमको उसको समझना पड़ेगा कि वो कैसे हैं, क्या हैं, और उनका नेचर क्या है, वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। उसके हिसाब से हम उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में जगह मिलेगी। सो फर्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को एडमिशन फीस भी कहते हैं, एडमिशन फ़ीस भी कहते हैं। अब कोई क्लब है या कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ तो हर साल हर महीने या कह लीजिए हर दिन नए मेंबर्स आते हैं। तो जब वो नए मेंबर्स आते हैं तो उनको एंट्रेंस फ़ीस भी देना रहता है, और ये साल भर मिलता रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको ये रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का होने के कारण इसे कहाँ लिखेंगे हम, इसे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ रेवेन्यू इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस देते हैं, मतलब एक बार उन्होंने फ़ीस दिया और वो मतलब आने वाले कई सालों के लिए, मान लीजिए वो 10 ईयर्स के लिए या 25 ईयर्स के लिए वो वैलिड है, मतलब उनको और भी कोई फ़ीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा के लिए काम आता है, इसलिए ये कैपिटल नेचर्ड है। कैपिटल नेचर्ड है इसलिए उसको हम क्या करेंगे, एडेड टू कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में रहता है। तो ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल फंड मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल है, उसी में लाइफ मेंबरशिप फीस जुड़ जाएगा। नाउ थर्ड इज स्पेशल रिसीट्स। इट मीन्स रिसीट फॉर स्पेशल ओकेजन। इसका मतलब ये है कि क्लब में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है उसे कहते हैं स्पेशल रिसीट। और क्योंकि ये उस इवेंट के होने में ख़त्म हो जाता है, जैसे कि क्लब ने एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया मेंबर्स के लिए, तो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन सारे मेंबर्स से लिया और वो सारा का सारा पैसा जो है वो उस डिनर को होल्ड करने में या उस डिनर को ऑर्गेनाइज़ करने में खर्च हो गया। तो ये कोई कैपिटल नेचर का नहीं है, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का है। इसलिए कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। में एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन का मतलब है कि एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पेट्रन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये मनी जो रिसीव कर रहे हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन है, और दूसरा है स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन है, कैसे समझेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में जब डोनेशन लिखा है इसका मतलब है कि वो एक जनरल डोनेशन है और वो रेवेन्यू नेचर का रहेगा, मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल डोनेशन है, अब ये कैसे पहचानेंगे कि वो स्पेशल डोनेशन है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि डोनेशन इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ टूर्नामेंट। सो यहाँ पर्पज़ डिफाइंड रहेगा, पर्पज़ साथ में लिखा रहेगा। अगर पर्पज़ साथ में है तो वो कैपिटल नेचर का हो गया, और कैपिटल नेचर का हो गया इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी भी एक तरीके का डोनेशन है, लेकिन वो जिस व्यक्ति ने दिया है उसके वसीयत के अंतर्गत मिला हुआ रकम है, मतलब इट इज़ एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। मतलब किसी व्यक्ति ने अपने वसीयत में यह प्रॉपर्टी या यह डोनेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम छोड़ गया। अब ये भी दो तरीके के हैं, पहला है जनरल और दूसरा है स्पेशल। स्पेशल और स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। अगर जनरल है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, अगर स्पेशल है तो वो कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू वाले को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में लिखेंगे, और जो स्पेशल है उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि वो स्पेशल है, तो उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि उसका पर्पस डिफाइंड रहेगा, इसलिए उसको हम कैपिटल मानेंगे। नेक्स्ट इज ग्रांट। ग्रांट भी स्पेसिफिक होता है, किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का होता है। ये भी एक तरीके का डोनेशन ही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे गवर्नमेंट से या किसी दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है ख़ास काम को पूरा करने के लिए, या बिल्डिंग के लिए, या कोई आर्ट एंड
आर्ट एग्जीबिशन को के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल और ओल्ड एसेट्स। अब ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये क्लब है, मतलब स्पोर्ट्स क्लब है, तो उनके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स मटेरियल है, और नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको जिसको ऑर्गेनाइजेशन बेच देना चाहती है। तो अगर इनके बेचने से प्रॉफिट हो सकता है या लॉस होगा। अगर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। और जो बुक वैल्यू है, जो एसेट या स्पोर्ट्स मटेरियल बिक गया, उसका बुक वैल्यू वो बैलेंस शीट में से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे फर्नीचर बेच दिया हमने 1000 रुपीज़ का फर्नीचर, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर से 1000 रुपीज़ माइनस करेंगे, और ये फर्नीचर मान लो 1200 रुपीज़ में बिका है, तो प्रॉफिट है 1200 रुपीज़ का, सो 200 रुपीज़ वी विल राइट इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ये स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ भी सेम लॉजिक है, और अगर सेल ऑफ ओल्ड एसेट होता है तो उसके साथ भी सेम लॉजिक है कि बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट या स्पोर्ट्स मटेरियल को बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ उस रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स मटेरियल या ओल्ड एसेट से माइनस कर देंगे, लेकिन बिकने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट हो रहा है उस प्रॉफिट या लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम या एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। अगर वो फ़ायदे में बिक रहा है तो जितने का फ़ायदा है वो इनकम में लिखेंगे, और वो अगर नुकसान में बिक रहा है तो उस नुकसान को एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। नाउ 8th point is sale of old newspaper. Sale of old newspaper means book value is 0. Book value is 0. जैसे कि लाइब्रेरी है या कोई स्पोर्ट्स क्लब है या एंटरटेनमेंट क्लब है, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आ सकते हैं, और वो न्यूज़पेपर्स थोड़े ही दिन के बाद वो रद्दी कहलाते हैं। मतलब जिस दिन आता है उस दिन तो उसकी वैल्यू रहती है, लेकिन दूसरे दिन से वो रद्दी में गिने जाते हैं, तो उनका बुक वैल्यू 0 है। तो जो कुछ भी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से रकम मिलती है वो सब रेवेन्यू है, और वो पूरा का पूरा इनकम है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, और वो भी प्रॉफिट है। इसलिए उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट ईयरली फीस, ईयरली फीस ऑफ मेंबर्स। तो कुछ लोग उसे मंथली देते हैं, और कुछ लोग उसे 3 मंथली और 6 मंथली और ईयरली, कोई कैसा भी दे, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि ये इसी 12 मंथ्स का हिसाब यहाँ लिखा जाता है। सो सब्सक्रिप्शन देना ज़रूरी है। जैसे कि कोई स्कूल जाता है तो स्कूल फ़ीस, मंथली स्कूल फ़ीस दिया जाता है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स क्लब में कोई अगर एडमिशन लेता है तो ना केवल उसे एडमिशन फ़ीस देना रहता है, परंतु मंथली फ़ीस या ईयरली फ़ीस भी देना रहता है। सो सब्सक्रिप्शन इज़ द एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ 11th इज ऑनरेरियम। Honorarium is a token payment made to a person who has voluntarily undertaken a service which would normally command a fee. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्पेशल गेस्ट्स वगैरह बुलाए थे क्लब में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी खास पर्पस के लिए, और उनको हम एज एज अ टोकन ऑफ पेमेंट हम उन्हें एक ख़ास रकम दे देते हैं। ये सैलरी के जैसे सैलरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये एक पेमेंट है, तो ये हमारे लिए खर्चा ही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है। लेकिन सैलरी उस व्यक्ति को दिया जाता है जो रेगुलरली अपनी सेवाएं ऑर्गेनाइजेशन को देता है। लेकिन कोई अगर गेस्ट आया है, जैसे कोई गेस्ट लेक्चरर है या कोई गेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जो
स्पोर्ट्स क्लब में आकर के वहाँ के मेंबर्स को कुछ स्पेशल ट्रिक्स या मेथड बता रहा है, या मान लीजिए कि ये एक न्यू ईयर पार्टी है और उसमें किसी सेलिब्रिटी को एंटरटेनमेंट क्लब में कोई परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है, तो दे आर नॉट सैलरीड पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट the organization makes a token payment to them. So this token payment made by the organization to those people is known as honorarium. और ये कोई सालों साल के लिए तो दिया नहीं जाता, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का है, और क्योंकि ये खर्चा है इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ लिखा जाता है. देन 12th इज रेवेन्यू रिसीट. और कोई भी दूसरा रिसीट या इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिटन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसी तरीके से 13th है कैपिटल रिसीट. तो कोई भी ऐसा रकम जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है जिसका स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है, तो वो रिसीट जो है वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी. जैसे कि कोई डोनेशन रिसीव हुआ या कोई फीस रिसीव्ड है जो एक ख़ास पर्पस के लिए दिया गया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ मोटर कार और व्हाट्स दैट इवेंट के लिए दिया गया है. तो एक पर्पज़ है साथ में, इसलिए ऐसे रिसीट को हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीट मानेंगे. लेकिन जिसके साथ स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है उसे हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे. सो दिस इज़ नॉट ऑल. ऐसे बहुत सारे रिसीट और पेमेंट्स हैं, बहुत सारे कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं जो धीरे धीरे क्वेश्चंस में अनफोल्ड होते जाएंगे, परंतु लॉजिक वही रहेगा जो अभी हमने बात किया है. और ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, तो उसमें ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेल, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.